तारीख थी 26 जून 1987। दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर बेरहम ठंड पड़ रही थी। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में 3 दिन बिताने के बाद सभी सैनिक थक चुके थे और उनका खाना पानी भी खत्म हो चुका था। फिर भी खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं के बीच सभी भारतीय सैनिकों ने बर्फ को मुंह में डालकर पानी की कमी पूरी की और आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सैनिकों के दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था और वह था अपने दोस्तों की जान का बदला लेना और उस ऊंची चोटी पर कब्जा करना जिस पर उनके साथी अंतिम नींद सो रहे थे। लेकिन यह चोटी पाकिस्तान के कब्जे में आती थी। इसी कारण अपने नेक्स्ट एंड फाइनल असॉल्ट को शाम में ना करके तय किया गया कि अगला असॉल्ट दिन में ही किया जाएगा। पर यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उस चोटी तक पहुंचने के लिए भारतीय वीरों को बर्फीली हवाओं के बीच सुई की नोक सी पहनी 1500 फुट से भी ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ना था। पर अपने साहस और विश्वास के साथ भारतीय वीर इस बार चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं और क्लिफ तक पहुंचने के लिए एक ऐसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में कभी पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि इस डायरेक्शन से उस पोस्ट तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते और लगभग 90 डिग्री के एक स्टीप और लंबे आइस वॉल को क्लाइंब करके उस पाकिस्तानी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम पाकिस्तान ने बड़े फख्र से मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद रखा था। कायद पोस्ट पर पहुंचकर भारतीय सैनिक अपने अदम्य साहस के साथ लड़ते हैं और उस चोटी को अपने देश के नाम कर लेते हैं। पाकिस्तान की कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 23 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव को अंजाम दिया था। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन मेघदूत को जीतने के बाद भी भारत को ऑपरेशन राजीव की जरूरत क्यों पड़ी। जब पहले ही सियाचिन भारत का हो चुका था तो एक बार फिर सियाचिन पर ऑपरेशन क्यों? भारत ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करता है और साल्टोरो रेंज के सभी मेन पीक्स को कैप्चर कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। कई दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत न केवल सियाचिन पर कब्जा करता है बल्कि पाकिस्तान और चीन के बीच सीधी कनेक्टिविटी को भी हमेशा के लिए तोड़ देता है। भारत के सियाचिन को कैप्चर करने के कारण पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और प्रेसिडेंट जियाउल हक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिस वजह से वो एक नहीं बल्कि कई बार सियाचिन की अलग अलग पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश करवाते हैं, लेकिन भारत हर बार पाकिस्तान को अपने आगे पानी भरने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि सीरीज ऑफ फेल अटैक्स के बाद अर्ली 1987 में पाकिस्तान फाइनली ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में बिलाफोनला के पास मौजूद एक 22,000 फीट ऊंची पीक को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां अपनी एक पोस्ट बनाता है जिसका नाम पाकिस्तान बड़े फख्र से अपने देश के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद पोस्ट रखता है। वैसे तो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड साल्टोरो रेंज की यह हाईएस्ट पीक्स में से एक नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए सियाचिन की हर एक पीक जरूरी थी, क्योंकि जब भी सियाचिन के एरिया में किसी हाइट पर कोई पोस्ट बनाई जाती है तो उससे आसपास के एरिया को डोमिनेट करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान की कायद पोस्ट के साथ भी यही परेशानी थी। यह सी लेवल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जिस कारण अगर इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल रहता तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी आ पड़ती। कायद पोस्ट को कैप्चर करने के कारण पाकिस्तान अब भारत के करीबन 80 किलोमीटर तक के एरिया को आराम से देख सकता था, जिस कारण पाकिस्तानी आर्मी को भारत के हर मूवमेंट की खबर आसानी से होती रहती। इस पोस्ट से पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को भी नेकेड आई से देख सकता था। भारत के लिए कायद पोस्ट सबसे बड़ी परेशानी इसलिए भी थी क्योंकि यह बिलाफोनला के एरिया में थी, जहां से पाकिस्तान भारत की अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट पर भी निगरानी रख सकता था। इन दोनों पोस्ट्स पर भारतीय सैनिकों की जरूरत की हर चीज हेलीकॉप्टर्स के जरिए सप्लाई की जाती थी। अमर पोस्ट कायद पोस्ट के साउथ में थी, तो वहीं सोनम पोस्ट कायद पोस्ट के नॉर्थ में थी। दोनों ही पोस्ट्स की हाइट कायद पोस्ट के मुकाबले कम थी,
जिस कारण पाकिस्तान अब कायद पोस्ट पर बैठकर भारतीय सैनिकों के हर एक कदम पर नजर रखने लगा था। कायद पोस्ट को कैप्चर करने के बाद पाकिस्तान कुछ समय तक तो शांत रहा, लेकिन एक दिन अचानक पाकिस्तान अपना असली रंग दिखाता है और 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तानी ट्रूप्स कायद पोस्ट से भारत की सोनम पोस्ट पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में भारत के 2 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन बात केवल यही नहीं थमती। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से सोनम पोस्ट पर सैनिकों को जरूरत का सामान भी सप्लाई नहीं करने दिया जा रहा था। सोनम पोस्ट पर आने वाले हर एक हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की जा रही थी, जिस कारण भारतीय सैनिकों को बेसिक नीड्स की चीजें भी पहुंचाना डिफिकल्ट हो गया था। पाकिस्तान के ऐसे रवैये को देखकर इंडियन आर्मी ने ठान लिया था कि पाकिस्तान को अब कायद पोस्ट से हटाना ही होगा। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स कायद पोस्ट पर बैठकर 24 घंटे भारतीय सैनिकों की निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा कायद पोस्ट करीबन 22,000 फीट के एल्टीट्यूड पर मौजूद थी, जहां अटैक करना आसान नहीं था। इस पोस्ट की साइड्स भी करीबन 400 मीटर हाई आइस वॉल्स ने कवर की हुई थी। यानी इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए 3 साइड से 80 से 90 डिग्री तक की स्टीप और लंबी आइस वॉल को क्लाइंब करना था। इस खड़ी चढ़ाई के दौरान पाकिस्तान आराम से भारतीय सैनिकों को चढ़ता देख उन पर अटैक कर सकता था। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी परेशानी थी। कम ऑक्सीजन के कारण क्लाइंब करने में ज्यादा समय लगता था। दिन के समय बर्फ के तूफान आना तो आम बात थी, लेकिन रात को विजिबिलिटी एकदम कम हो जाया करती थी। साथ ही टेम्परेचर भी गिरता चला जाता था। पाकिस्तान के लिए भी इस पोस्ट की रखवाली करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस पोस्ट की सिक्योरिटी के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। नवंबर 1986 में मौसम खराब होने के कारण एक डेडली बर्फीले तूफान में इस पोस्ट पर मौजूद सभी पाकिस्तानी ट्रूप्स मारे जाते हैं, सिवाय लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी के। हालांकि इस तूफान में लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी भी अपने दोनों पैर गंवा देते हैं। कुल मिलाकर कायद पोस्ट को कैप्चर करना काफी जोखिम भरा था, लेकिन इंडियन आर्मी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। इसी कारण कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भारत एक प्लान बनाता है। लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले भारत 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक यूनिट को कायद पोस्ट तक पेट्रोलिंग के लिए भेजता है, जहां इनका काम कायद पोस्ट तक के एरिया को एनालाइज करना और यह पता लगाना था कि पोस्ट पर असल में कितने पाकिस्तानी ट्रूप्स मौजूद हैं। साथ ही पोस्ट पर मौजूद आर्म्स और एम्यूनिशन के बारे में जानना भी इस पेट्रोलिंग का एक मेन कारण था। 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की ये यूनिट हाल ही में सियाचिन के एरिया में इंडक्ट की गई थी। यूनिट को चुनने के बाद सभी सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसके बाद 29 मई को 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 13 मेंबर्स को कायद पोस्ट की ओर भेजा जाता है। इस टास्क को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के द्वारा लीड किया जाता है। राजीव पांडे एक होनहार और यंग ऑफिसर थे, जिनके साहस और वीरता की कहानी पूरी यूनिट में फेमस थी। राजीव पांडे को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वह अपने टास्क के दौरान कायद पोस्ट तक पहुंचने के लिए बेस्ट अप्रोच रूट की पहचान करने के बाद भारतीय सैनिक खड़ी आइस क्लिफ को क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। क्लिफ को क्लाइंब करते हुए काफी वक्त निकल जाता है और अब सभी भारतीय सैनिक क्लिफ के काफी नजदीक थे। लेकिन तभी पाकिस्तानी ट्रूप्स की नजर भारतीय सैनिकों पर पड़ जाती है और वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी ट्रूप्स के लिए ऊपर से हमला करना आसान था, जिस कारण नीचे से क्लाइंब कर रहे भारत के 10 जवान शहीद हो जाते हैं, जिनमें सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे भी शामिल थे। हालांकि अपनी जान गंवाने से पहले भारतीय सैनिकों ने रोप्स की मदद से अब तक रास्ता छोड़ दिया था। साथ ही सैनिकों ने एक्स की मदद से फुटहोल्ड्स भी बना दिए थे, जिससे बाद में क्लाइंब करने वाले भारतीय सैनिकों को आसानी हो।
अपने जवानों के शहीद होने की खबर सुनकर भारतीय सैनिक गुस्से से उबल उठते हैं। हर जवान के मन में अब रिवेंज की आग भड़क रही थी। हर एक जवान अपने दोस्तों की जान का बदला लेने के लिए तैयार था, और इसलिए जब कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए नेक्स्ट टास्क फोर्स को बनाया गया, तो हर एक जवान इस टास्क का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिखाई दे रहा था। बेसिकली, इस टास्क फोर्स का मकसद अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वापस लेकर आना और पाकिस्तानी ट्रूप्स को कायद पोस्ट से खदेड़ने का था। इसलिए देर न करते हुए एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे मेजर वरिंद्र सिंह द्वारा लीड किया जाना था। इस ऑपरेशन का नाम सेकंड लूटनंट राजीव पांडे को सम्मान देने के लिए ऑपरेशन राजीव रखा गया। ऑपरेशन राजीव को लीड करने के लिए कैप्टन अनिल शर्मा को मेजर वरिंद्र सिंह के डेप्यूटी के तौर पर असाइन किया गया था। साथ ही पूरे ऑपरेशन में 3 जेसीओ और 57 अदर रैंक्स के ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया था। इन 3 जेसीओ में सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार चंद और नायब सूबेदार बाना सिंह शामिल थे। कुल मिलाकर पूरे 62 भारतीय वीरों को कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा गया। भारत के इन सभी सोल्जर्स को सबसे पहले 23 जून की रात को सोनम पोस्ट पर असेंबल किया गया, जहां सभी सैनिक अपने रहने के लिए एक बेस तैयार करते हैं। रात होने के कारण तय होता है कि अगले दिन से कायद पोस्ट के लिए चढ़ाई शुरू की जाए, जिसके बाद 24 जून की रात को करीब 10 लोगों की एक टुकड़ी को सूबेदार हरनाम सिंह की लीडरशिप में आगे भेजा जाता है। सूबेदार हरनाम सिंह आगे बढ़ने के लिए वही रास्ता चुनते हैं जो सेकंड लूटनंट राजीव पांडे ने मार्क किया था। हालांकि ये रूट आसान नहीं था, सुई सी पैनी। क्लिफ पर चढ़ाई करते वक्त अगर एक भी सैनिक का पैर फिसलता तो वह सीधे मौत के मुंह में गिर जाता। इसलिए चढ़ाई को बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से तय किया गया। इस चढ़ाई के दौरान सूबेदार हरनाम सिंह और उनकी टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिन बीतने की वजह से सेकंड लूटनंट राजीव पांडे की टीम द्वारा छोड़ी गई रोप्स और फुटहोल्ड्स अब बर्फ के नीचे दब चुके थे। अपनी चढ़ाई के दौरान भारतीय सोल्जर्स को सेकंड लूटनंट राजीव पांडे और उनकी टुकड़ी की डेड बॉडीज भी मिलती हैं, जो अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई थी। ये पल हर एक सैनिक के दिल को झकझोर देता है। भारतीय सैनिक अभी भी कायद पोस्ट तक चढ़ाई कर ही रहे थे कि अचानक एक बार फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स को उनकी मूवमेंट दिख जाती है और वे मशीन गनों से नॉन-स्टॉप फायरिंग शुरू कर देते हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सूबेदार हरनाम सिंह और उनकी टीम अपने हथियारों से जवाबी फायरिंग नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी बंदूकें फ्रीज हो चुकी थी। हरनाम सिंह को अब अंदाजा हो गया था कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो पूरी टुकड़ी की शहादत तय है। ऐसे में वह कोई जोखिम नहीं उठाते और बहादुरी से शहीद साथियों के शवों को लेकर नीचे लौट आते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बाद हर किसी के मन में सवाल था, जब हमारे हथियार फ्रीज हो गए तो पाकिस्तानी सैनिकों की बंदूकें कैसे काम कर रही थीं? बाद में पता चला कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी बंदूकों के नीचे जलते हुए केरोसिन स्टोव रखे हुए थे, जिससे उनकी बंदूकें गर्म और ऑपरेशनल बनी रहीं। हरनाम सिंह के लौटते ही मेजर वरिंदर बिना वक्त गवाए 25 जून को एक और टीम कायद पोस्ट की ओर रवाना कर देते हैं। इस बार हमला रात के समय किया जाता है। सूबेदार संसार चंद इस टुकड़ी की अगुवाई करते हैं। सोनम पोस्ट से भारी कवर फायर दिया जाता है ताकि संसार चंद और उनकी टीम सुरक्षित तरीके से कायद पोस्ट तक पहुंच सके। कवर फायर की आड़ में संसार चंद और उनके साथी आखिरकार कायद पोस्ट के टॉप तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें और सैनिकों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने रेडियो से बेस कैंप से संपर्क करने की कोशिश की। मगर जैसे ही रेडियो ऑन किया गया, पता चला कि उसकी बैटरियां फ्रीज हो चुकी हैं। रेडियो काम नहीं कर रहा था। अब सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि मेजर वरिंदर सिंह सिर्फ 100 मीटर दूर थे, लेकिन संसार चंद अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाए। रेडियो कनेक्शन न हो पाने की वजह से एक बार फिर मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा।
दिया जाता है और यह अटैक भी फेल हो जाता है। मिशन को शुरू किए भी अब 3 दिन बीत चुके थे। भारतीय सैनिक अब तक पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। इतनी ऊंचाई पर उनके पास ना रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर था और ना ही खाना। भूख प्यास से परेशान भारतीय सैनिक अब प्यास लगने पर बर्फ को चाट कर अपनी प्यास बुझा रहे थे। लेकिन उनके मन में कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए एक जिद बैठ गई थी। अब चाहे उसके लिए उन्हें बर्फ में खुद को दबाकर ही क्यों ना दुश्मन से बचना पड़े। अपनी टीम का यह जज्बा देखकर मेजर वरिंदर हैरान थे। लेकिन फिर भी इस हाइट पर लुसने शांस एंड मेंटल ब्रेकडाउन्स आम बात रहती है, जिस कारण वो बार बार अपने सभी साथियों से उनका और उनके दोस्तों का नाम पूछते, जिससे उन्हें समझ आता कि अभी तक सभी सैनिक ठीक हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सोल्जर्स की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए इस बार मेजर वरिंदर ने फैसला किया कि अब वो रात तक का इंतजार नहीं कर सकते, जिस कारण दिन में ही थर्ड एंड फाइनल ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया। लास्ट एंड फाइनल अटैक में कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 2 टीम्स बनाई गई, जिनमें 8 लोगों की एक टीम को मेजर वरिंदर लीड कर रहे थे, तो वही 5 लोगों की दूसरी टीम को नायब सूबेदार बाना सिंह लीड कर रहे थे। दोनों टीम्स 26 जून की सुबह अपनी क्लाइंबिंग शुरू कर देती हैं, जिसमें बेशक उन्हें बाकियों की तरह काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के साथ दोनों टीम्स लगातार क्लाइंब करती रहती हैं। इस क्लाइंब के दौरान मौसम काफी खराब होता है, जिस कारण पाकिस्तानी ट्रूप्स को लगता ही नहीं है कि 2 बार हारने के बाद इतने खराब मौसम में भारतीय सैनिक एक बार फिर क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे। अपनी इसी सोच के कारण पाकिस्तानी ट्रूप्स इस बार कोई फायरिंग नहीं करते। भारतीय सैनिक भी बिना कोई फायरिंग किए आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों ही टीम कायद पोस्ट की 2 अलग अलग साइड से क्लाइंब करती हैं। बाना सिंह की टीम कायद पोस्ट को क्लाइंब करने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन का सहारा लेती है। पाकिस्तानी सैनिक बाना सिंह और उनकी टीम के द्वारा किए जाने वाले अटैक से एकदम अनजान अपने बंकर में बैठे होते हैं। बाना सिंह अपने साथी राइफलमैन चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, उमराज और कश्मीर चंद के साथ कायद पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। मौसम खराब होने के कारण बाना सिंह और उनकी टीम को कोई कवर फायर भी नहीं मिल पाता। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण बाना सिंह जब कायद पोस्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पाकिस्तान का केवल एक बंकर है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स बैठे हैं। यह देखकर वह पहले एक ग्रेनेड को पाकिस्तानी बंकर में फेंक देते हैं। इस अटैक में कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक फौरन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये हमला करने के लिए जैसे ही बाना सिंह और उनके साथी हथियार उठाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके हथियार ठंड के कारण काम नहीं कर रहे। अब बाना सिंह के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। बाना सिंह और उनके साथ ही भूखे, प्यासे और थके हुए हाथ से ही लड़ने लगते हैं। कई दिनों की थकावट, ठंड, भूख और प्यास को भूलकर बाना सिंह और उनके साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। बाकी के बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए क्लिफ से छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद फाइनली कई दिनों की मेहनत और कई जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैनिक कायद पोस्ट को अपने देश के नाम कर लेते हैं। इस पूरे मिशन के दौरान मेजर वरिंदर को भी भारी चोटें आती हैं। आर्टिलरी एयरबस के कारण उनकी चेस्ट और टर्सो पर गहरी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि गंभीर चोटें आने के बाद भी मेजर वरिंदर की जान बच जाती है, क्योंकि भारी ठंड के कारण उनका खून जम जाता है और घाव से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। 1500 फुट से भी ऊंची आइस वॉल को क्लाइंब करके 22,000 फीट ऊंची पीक को सबजीरो कंडीशंस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के बाद भारतीय सैनिक इसे जीत लेते हैं। कायद पोस्ट पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के बाद
भारतीय सैनिक पाकिस्तानी मशीन गन्स को पाकिस्तानी पोजीशंस पर ही तान देते हैं। हालांकि पाकिस्तान दोबारा कई बार इस पोस्ट को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल ही रहता है। बाना सिंह के साहस और वीरता को देखते हुए कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया जाता है और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार हरनाम सिंह और सूबेदार संसार चंद को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। वहीं मेजर वरिंदर और सेकंड लूटने राजीव पांडे को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा राइफलमैन चुन्नी लाल और ओमराज को उनके साहस के लिए सेना मेडल से नवाजा जाता है।